हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं निवेश का अर्थ और प्रकार। निवेश को विनियोग भी कहते हैं और निवेश भी कहते हैं। निवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो एक हमने समीकरण पढ़ा था कि y = C+I। तो जो राष्ट्रीय आय होती है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के जोड़ के बराबर होती है। कहने का मतलब जो C और I है, जो उपभोग और निवेश है, वो क्या है? राष्ट्रीय आय के आधार हैं और राष्ट्रीय इन पर निर्भर करती है। और दूसरी बात आपने एक पढ़ा था कि अगर अल्पकाल में आमतौर पर जो है उपभोग वो स्थिर रहता है, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अल्पकाल में जो इन्वेस्टमेंट है वो राष्ट्रीय आय का एक प्रभावपूर्ण तत्व है। तो प्रभावपूर्ण मांग भी किसके बराबर होती है? राष्ट्रीय आय के बराबर, वो भी C+I। या ये कह लें कि प्रभावपूर्ण मांग में अगर हमने वृद्धि करनी है तो हमें इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि किन्स की जो थ्योरी है वो अल्पकाल से संबंधित है और उसने ये मानना है कि अल्पकाल में जो उपभोग है वो स्थिर रहता है। तो इन्वेस्टमेंट प्रभावपूर्ण मांग का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब इन्वेस्टमेंट है क्या? तो एक हमने समीकरण जो C+I है वो C+S के बराबर होता है। हमारी जो इनकम होती है उसको हम कुछ हिस्सा उपभोग कर लेते हैं, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, और जो बाकी का हिस्सा बचता है वो बचा लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं। फिर उस सेविंग को जब वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों पर खर्च किया जाता है तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्ति क्या होती है? जैसे नया मकान, दुकान, फैक्ट्री बनाना, किसी मशीनरी पे खर्च करना, यानी पूंजीगत वस्तुएं क्या होगी? जो उत्पादकीय क्रियाओं में प्रयोग होती हैं या जिनके द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है और हमारा लाभ भी बढ़ता है। तो वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्टॉक में अगर वृद्धि होती है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति ने अपने बचत की और उसको इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस पे किया? पुराने शेयर खरीद लिए, पुरानी दुकान खरीद ली, पुराने मकान खरीद लिया। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वास्तविक परिसंपत्ति का हस्तांतरण मात्र है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास परिसंपत्ति चलेगी। हाँ, अगर वो नया मकान खरीदता है, नया प्लॉट खरीदता है, नई मशीनरी खरीदता है, नई फैक्ट्री की स्थापना करता है, वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर वर्तमान पूंजीगत परिसंपत्ति का हस्तांतरण मात्र होता है तो वो एक व्यक्ति जिसने उसको खरीदा है उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब वर्तमान पूंजीगत परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि होगी। कहने का मतलब नया मकान बनाना, नई दुकान बनाना, नई मशीनरी खरीदना, नई चीज़ों पर जब इन्वेस्टमेंट पैसा खर्च किया जाता है पूंजीगत वस्तुओं पर, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है? वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में विशुद्ध वृद्धि ही निवेश है, या हम क्या कर सकते हैं? निवेश या विनियोग आय का वह भाग है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों पर खर्च किया जाता है। तो सिंपल शब्दों में हम क्या कहेंगे कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्टॉक में अगर वृद्धि होती है तो जितनी वृद्धि होती है उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रकार, ये 7 प्रकार दिए गए हैं। पहला है स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ऐच्छिक या नियोजित निवेश, इसको प्लान या एक्स एंट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। अनैच्छिक या अनियोजित, इसको एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सकल निवेश व शुद्ध निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट, आपको इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि स्वायत्त निवेश क्या है या प्रेरित निवेश क्या है, या अक्सर आपको क्वेश्चन आता है एक्स एंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ये आपने ध्यान रखना, एक्स एंट इन्वेस्टमेंट नियोजित और एक्सपोज्ड अनियोजित। तो इनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है स्वायत्त निवेश।
स्वायत्त निवेश क्या होता है? जो आय बेलोच होता है, जो आय पर निर्भर नहीं करता बल्कि अन्य तत्वों, जैसे मान लो युद्ध है या बाढ़ आ जाती है, जब भूकंप आ जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों के कारण जब हम लाभ से प्रेरित न होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्वायत्त निवेश होता है। ये निजी व्यक्ति भी कर सकते हैं और सरकार भी कर सकती है। और ये क्या होता है? आय बेलोच होता है। कहने का मतलब इस मान लो यहाँ पे हमने इनकम ली और OX अक्ष पे इनकम और यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट लिया, तो ये इस तरह से होगा, ये II इनकम बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, क्योंकि ये आय बेलोच होता है। दूसरा है प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश क्या होता है? जो लाभ कमाने के उद्देश्य से आय से प्रेरित होकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सॉरी, जैसे जैसे आय बढ़ती है तो प्रेरित निवेश भी बढ़ता था, आय कम होगी तो प्रेरित निवेश भी कम होगा। तो कहने का मतलब जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जो प्रेरित निवेश होता है, वो आय के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे इनकम ली, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो प्रेरित निवेश इस तरह से होगा, बढ़ता हुआ, ये II होगा। अगर आय बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। तो ये आय पर निर्भर करता है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो आय पर निर्भर करता है इन्वेस्टमेंट, उसको क्या कहा जाता है? प्रेरित निवेश। अब जो प्रेरित निवेश है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? प्रेरित निवेश, एक तो होते, इसके 2 प्रकार हैं। एक तो API, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, एक है MPI, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रोपेंसिटी औसत निवेश प्रवृत्ति, और ये क्या है? सीमांत निवेश प्रवृत्ति। औसत निवेश प्रवृत्ति क्या होता है? कुल निवेश का कुल आय से जो अनुपात होता है उसको औसत निवेश प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी API बराबर क्या हो गया? I/Y। और MPI क्या है? कुल निवेश में होने वाले परिवर्तन का राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहा जाता है। तो MPI क्या हो गया? डेल्टा I/डेल्टा Y। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन फिर आ सकता है कि API और MPI क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। API किसके बराबर होता है? I/Y, यानी कुल निवेश का कुल आय से जो अनुपात होता है वो औसत निवेश प्रवृत्ति कहलाता है, और निवेश में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से जो अनुपात होता है वो सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहलाता है। तीसरा है सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो आज की जो सरकारें हैं वो आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। सरकार को विभिन्न आर्थिक क्रियाओं पर खर्च करना पड़ता है। वो खर्च क्यों करती है? वो सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखकर जब सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर खर्च किया जाता है, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल बनाना, कोई सरकारी बिल्डिंग बनाना, या फिर नहरें बनाना, पुल बनाना, तो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होकर जब सरकार द्वारा वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्ति पर खर्च किया जाता है तो उसको क्या कहता है? सार्वजनिक निवेश। तो ये लाभ से पर निर्भर नहीं करता बल्कि इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण। फिर है निजी निवेश, तो इसके नाम से स्पष्ट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब निजी व्यक्तियों के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको निजी निवेश कहा जाता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश में मुख्य अंतर क्या है। जो सार्वजनिक निवेश है वो सरकार द्वारा किया जाता है, जो निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। और दूसरा सार्वजनिक निवेश का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक कल्याण है, और निजी निवेश किससे प्रेरित किया जाता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट है ऐच्छिक या नियोजित निवेश। जब सरकार द्वारा, जो निजी व्यक्ति द्वारा कुछ मेन उद्देश्य को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर, जैसे लागत कम करना, मांग में को बढ़ाना, लाभ को बढ़ाना, जब पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से, उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सोच समझकर प्लानिंग करके जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको ऐच्छिक या नियोजित निवेश कहा जाता है। इसको एक्सेंट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। फिर है अनैच्छिक या
अनियोजित निवेश एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, जब सरकार द्वारा या निजी व्यक्ति द्वारा बिना सोचे समझे परिस्थितिवश इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मान लो युद्ध छिड़ गया, हड़ताल कर दी किसी ने, या फिर भूकंप वगैरह आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई, तो ऐसी परिस्थितियों से उबरने के लिए जब बिना सोचे समझे बिना किसी उद्देश्य के इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको अनैच्छिक या अनियोजित निवेश या एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो जो नियोजित निवेश होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से सोच समझ कर किया जाता है। ये परिस्थितिवश बिना सोचे समझे बिना किसी प्लानिंग के जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको कहा जाता है अनियोजित निवेश। मान लो कभी मांग में अप्रत्याशित कमी या वृद्धि हो जाए तब इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए तो भी वो अनियोजित निवेश होगा। फिर है सकल निवेश व शुद्ध निवेश। तो सकल निवेश यानी कुल निवेश, शुद्ध यानी कुल निवेश में से अगर गिरावट को घटा दिया जाए। अब कुल निवेश क्या है? वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों में जो कुल वृद्धि होती है, उनके स्टॉक में जो कुल वृद्धि होती है उसको तो कहा जाता है सकल निवेश। अगर उस वृद्धि में से गिरावट वगैरह घटा दी जाए या मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो वो शुद्ध निवेश आ जाता है। कहने का मतलब सकल निवेश में गिरावट और मूल्यह्रास शामिल है, और शुद्ध निवेश कैसे निकलेगा? सकल निवेश में से, कुल निवेश में से जब गिरावट या मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो वो शुद्ध निवेश आ जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने ये प्रकार पढ़े कि इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका अर्थ, और ये कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे कि निवेश प्रेरणा, कि निवेश किन तत्वों पर निर्भर करता है। तो सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जब वो पढ़ा था प्रभावपूर्ण मांग वाला चैप्टर हमने किया था, किन्स का उत्पादन व रोजगार सिद्धांत, उससे हमने क्या पढ़ा था? प्रभावपूर्ण मांग किसके बराबर होते हैं? C+I, यानी राष्ट्रीय आय को प्रभावपूर्ण मांग कहा जाता है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि उपभोग अल्पकाल में स्थिर रहता है और इन्वेस्टमेंट एक प्रभावपूर्ण तत्व है जो प्रभावपूर्ण मांग को प्रभावित करता है। उसके दो निर्धारक तत्व हमने पढ़े थे, एक ब्याज की दर, एक पूंजी की सीमांत कुशलता। तो निवेश प्रेरणा इन दो तत्वों पर ही निर्भर करती है। निवेश फलन कह लो इसको, चाहे निवेश प्रेरणा कह लो, तो एक ही बात है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि निवेश प्रेरणा किन तत्वों पर निर्भर करती है। आज इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स।